हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई पेशकश के साथ, जिसका शीर्षक है एक सुबह ऐसी भी। उम्मीद करते हैं हमारी बाकी कहानियों के जैसे आप इस कहानी को उतना ही प्यार देंगे। तो आइए देरी ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। माँ, देखो, अब तो टिकट भी बुक हो चुकी। अब तो मान जाओ। यह बोलते हुए माही का 16 वर्षीय बेटा मयंक अपनी माँ को मोबाइल पर ही कंफर्म टिकट दिखाता है। माही कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी 12 वर्षीय लड़की छुटकी अपने भैया की तरफ देखते हुए, सच में भैया, हो गई बुकिंग? अब माँ को कोई नहीं रोक पाएगा अपने पिया मिलन से। माही अपने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए, तुम दोनों को क्या हो गया है? क्या जिद लेकर बैठ गए हो? और छुटकी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? पढ़ाई में तो मन लगता नहीं। हर वक्त फिल्मी ड्रामा करने से बाज नहीं आती तुम। मयंक खुशी से एक बार माँ की तरफ और एक बार छुटकी की तरफ देखते हुए, माँ, कितना अच्छा लगेगा पापा को जब वो तुम्हें अपने शादी के 20वीं सालगिरह पर अचानक से अपने दरवाजे के पास देखेंगे। पापा तो खुशी से पागल हो उठेंगे। हमारा ये सरप्राइज गिफ्ट पापा को कितना पसंद आएगा। तभी ड्रामेबाज छुटकी, वाह, रोमांटिक सीन, बिल्कुल यश चोपड़ा की फिल्मों की तरह। माँ, पापा जैसे ही दरवाजा खोलेंगे ना, तुम सरप्राइज बोलना पापा को। काश पापा भी यह सॉन्ग करते, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। छुटकी और मयंक की बातें सुन माही, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? माँ के सामने ऐसे बोल रही हो? छुटकी, इसमें शर्म की क्या बात है? आजकल तो प्यार खुल्लम खुल्ला होता है। माही अपने पुराने दिनों को याद करते हुए, प्यार तो हमारे जमाने में होता था, तीर नजरों से चलते थे, घायल यह दिल होता था। तभी मयंक, वाह माँ, क्या फिल्मी अंदाज में बोल रही हो? तुम अपनी इतनी अच्छी फीलिंग्स कहाँ छुपा कर रखती थी? मयंक की बातें सुन अपनी भावनाओं को संभालती हुई माही बात को घुमाते हुए, तुम दोनों ये क्या लेकर बैठ गए? तुम सब जानते हो कि तुम्हारे दादी जी और दादाजी की तबीयत बिगड़ी रहती है। कैसे छोड़ जाऊं मैं तुम सबको? माँ, कौन सा तुम साल भर के लिए जा रही हो? बस 1 महीने की ही तो बात है। ये लम्हा सिर्फ तुम और पापा के लिए है, जो एक साथ गुजारेंगे। ना कोई परिवार और ना कोई जिम्मेवारी, बस तुम और पापा। तुम्हारे साथ बस कुछ पल जो सिर्फ तुम दोनों के होंगे। तभी माही की सास, जो कुछ दिनों से ही देख रही थी कि दोनों बच्चे अपनी माँ को उनके बेटे के पास भेजना चाहते हैं, मान जाओ माही, चली जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। माही कुछ बोलती उससे पहले ही उसके मुंह पर हाथ रखते हुए मयंक, माँ, 2 दिन बाद की बुकिंग है, तैयार रहना। माही अपना मुंह से मयंक का हाथ हटाते हुए, इतनी जल्दी? तुम दोनों भी ना सोचने तक कभी समय नहीं देते। समय मयंक अपनी मोबाइल की तरफ देखते हुए, माँ, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में सिर्फ मोबाइल को ही सोचने दो। तुम बस तैयारी करो जाने की। अब तो सबकी बातें सुन माही का मन भी अपने पति अरुण की तरफ छूट रहा था। उसके पसंद के मोतीचूर के लड्डू बनाने लगी। माही के हाथों से बने मोतीचूर के लड्डू अरुण को बहुत पसंद हैं। अरुण की नौकरी दूसरे शहर में है। अच्छी पैकेज मिलती है अरुण को वहाँ। यहाँ उसका पुश्तैनी मकान है, जहाँ वो अभी अरुण के माता पिता और अपने बच्चों के साथ रहती है। जब माही ब्याह कर आई तो इस पुश्तैनी घर में उसका स्वागत हुआ। अरुण के साथ वो कभी वहां जा ही नहीं पाई। सास ससुर की देखभाल, फिर मयंक और छुटकी का जन्म, बस धीरे धीरे यही दुनिया बन गई उसकी। अरुण हर महीने अकाउंट में पैसे भेज दिया करता है। उसी पैसे से माही घर का खर्च चलाती थी। 4-5 महीने में अरुण का आना बस 2 दिन के लिए ही होता था। उस 2 दिन में भी सब उसे घेर कर बैठे रहते। माही और अरुण बहुत कम ही मिल पाते थे। आज माही पूरे मन से तैयार हो रही थी अरुण के पास जाने के लिए। मयंक उसे ट्रेन में बिठा दिया। एक बच्चे की तरह उसे पूरे रास्ते का डिटेल्स दे रहा था, क्योंकि अब अपनी माँ को इतनी दूर भेजना, वो भी अकेले, एक डर उसे भी सताने लगा। मयंक, मैं बच्ची नहीं हूँ, वहाँ जाकर तुम्हें फ़ोन करती हूँ। माँ, मैंने एड्रेस तुम्हारे मोबाइल पर सेंड कर दिया है, ठीक वहीं जाना। माही अरुण की बेचैनी समझ रही थी। इतनी दूर माही को अकेले भेजने की जिद तो मयंक की ही थी, लेकिन अब उसकी माँ वहाँ ठीक से पहुँच पाएगी कि नहीं, इस डर से अब वो परेशानी में आ गया। मयंक की आंखों के सामने से उसकी माँ की ट्रेन छूटने लगी। अब माही भी खुश थी
ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवाओं के साथ उसके बीते हुए पल भी उसके साथ जाने लगे। आज भी वो पल उसी तरह सजे हुए हैं जैसे माही ने सजाए थे। इतने सालों में अब माही और अरुण इतने दिन एक साथ रहेंगे। टाइमिंग देख माही अंदाज़ा लगा चुकी थी कि जब वो अरुण के घर में पहुंचेगी तो वो घर में नहीं होंगे। रात भी माही की आंखों आंखों में ही कट गई। सुबह 6:10 हो रहे थे कि मयंक का कॉल आया। माँ, अब उतरने का समय हो गया है, तुम देख कर उतरना। एक ऑटो कर उस एड्रेस पर चली जाना। मयंक, तुम टेंशन मत लो, मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें फ़ोन करती हूँ। ऑटो पकड़ माही उस पते पर पहुँच गई। धीरे धीरे दरवाजे तक पहुँची। जैसे जैसे माही दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, उसके दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थीं। खुशी, प्यार, स्नेह, घबराहट, शर्म और ना जाने कितनी भावनाएं उसके मन में एक साथ उमड़ रही थीं। बैल बजाने से पहले माही ने अपना हुलिया अपने हाथों से ही ठीक करने लगी। ठीक करते ही उसने बैल बजा दिया। एक बार बजाया, तब भी अरुण ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसने दोबारा बैल बजाया। कुछ देर में ही एक औरत जो चूड़ीदार पहनी हुई थी दरवाज़ा खोला। फिर अपने बालों का जूड़ा करते करते हुए माही से पूछने लगी, किससे मिलना है? माही ने फ़ोन पर एड्रेस को दिखाते हुए, जी, अरुण पांडे का घर यही है। वो औरत, जी यही है, क्या काम है आपको? माही, जी आप कौन हैं? उस औरत ने अपना परिचय देते हुए जैसे ही माही पर बम फोड़ा। मैं उसकी पत्नी हूँ। माही, जो यह सुनकर भी यकीन नहीं कर पा रही थी, तभी कमरे से कोई आवाज़ आई, निधि, जल्दी आओ यार, कौन आया है? वो औरत जिसका नाम निधि था, वहीं खड़े जोर आवाज़ों से, सुनिए जी, ज़रा बाहर आएं, कोई मिलने आया है आपसे। निधि के इतना बोलने से ही माही की नज़र भीतर की तरफ अटक गई, यह सोचकर कि यह कोई और अरुण है। लेकिन किस्मत तब खराब निकली जब उसके सामने उसका पति खड़ा था। अरुण माही को देखते ही, तुम? बस इतना ही कह पाया था कि उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आता है। फ़ोन का नाम देखकर ही अरुण का चेहरा बता रहा था कि यह फ़ोन मयंक का ही है। अरुण को फ़ोन कट करते देख माही बिना कुछ कहे वहाँ से निकल पड़ी। किस गली जाना है अब उसे पता नहीं। आंसुओं की धारा जो कहीं भी टपक पड़ते थे, उसे अपने आंचल से पोंछते हुए उस ओर जा रही थी जहाँ उसके कदम जा रहे थे। सांस ले 2 पल बैठकर शांति से सांस लेना चाहती थी। अंत में एक सुनसान जगह देखकर माही बैठ गई। लेकिन मयंक का फ़ोन था कि बजे ही जा रहा था। माही की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बता सके उसे, लेकिन बात तो करनी ही थी उसे। अपने आंसुओं को पोंछ, अपने बोतल से पानी निकाल कर पीकर, अपने गले की आवाज़ को नॉर्मल करते हुए फ़ोन रिसीव किया। क्या माँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? सॉरी माँ, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। मुझे ऐसा सरप्राइज़ नहीं देना चाहिए था पापा को। पापा से अभी बात हुई, वो तो दूसरे शहर में हैं काम से। माँ, तुम जो भी टिकट मिले फ़ौरन चली आओ उसमें। माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माँ ही बस मयंक की बातों पर हाँ हूँ कर रही थी। गले से उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मयंक ने तो फ़ोन कट कर दिया, लेकिन कुछ देर पहले जो उसे सरप्राइज़ मिला, उसे वो कैसे भूलती? कितनी आसानी से अरुण ने भी झूठा बहाना बना दिया। लेकिन वो क्या करेगी? कहाँ जाएगी? एक सरप्राइज़ देने आई थी अरुण को, अपने 20वीं सालगिरह पर, लेकिन यहाँ तो अरुण ने ही उसे रिटर्न सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया। उसे इतने सालों में कभी भी अरुण की बातों से ऐसा नहीं लगा। अपने सास-ससुर को, उस सास-ससुर को जिसके साथ रहते-रहते इस 20 सालों में एक गहरा रिश्ता जुड़ चुका था। घर परिवार बच्चे के चलते-चलते माही जिम्मेवारी में खोने लगी। कभी खुद पर ध्यान ही नहीं लगा कि उसकी एक अलग दुनिया भी है। लेकिन वो जिससे जुड़ी है, वो भी अरुण की ही दुनिया थी। तो फिर अरुण ने ऐसा क्यों किया? अरुण का मन उससे ऊब चुका था, तो कभी बताया क्यों नहीं? हर कोने से मोटापा बढ़ रहा था, लेकिन अरुण को तो कुछ और चाहिए था, जो उस निधि में है। एकदम सुराही जैसा फिगर। वो तो बस एक बोझ बन चुकी है शायद अरुण पर। लेकिन मयंक और छुटकी की जिम्मेवारी तो अब भी वो उठा रहा था। यह सोच रही थी कि तभी मयंक का फ़ोन, माँ, तुम्हें टिकट मिला? माही खुद को संभाल झूठ बोलते हुए, बेटा, लंबी लाइन है, मिल जाएगी, तुम टेंशन ना लो, मैं अभी टिकट की लाइन में ही हूँ। उसकी बात खत्म होते ही कुछ फटे पुराने कपड़े पहने कुछ बच्चे उसके पास आकर खाने के लिए कुछ मांगने लगे। तभी माही को याद आया कि उसके बैग में मोतीचूर के लड्डू रखे हैं, जो अब शायद किसी को उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसने उस बच्चे को वो लड्डू देकर स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। सफ़र के बाद घर पहुंचते ही दरवाजे पर ही मयंक अपनी माँ को गले लगाते हुए,
थैंक गॉड माँ, तुम सही सलामत आ गई। तभी मायूसी से छुटकी अनजाने में ही, माँ पापा को सरप्राइज देने गई थी, लेकिन खुद ही सरप्राइज हो गई। मेरी ही गलती थी कि मैं यह सरप्राइज का प्लानिंग कर दिया। माही अभी तक ठीक से घर के भीतर भी नहीं घुसी थी और सबकी नज़रों से खुद को बचाने की भरकस प्रयास कर रही थी कि उसकी सांस बोल पड़ी। मेरा मुन्ना सारा दिन इस घर की जिम्मेदारी के लिए बेचारा इधर उधर के धक्के खाता फिरता है। सुकून से घर की रोटी भी उसे नसीब नहीं है। सबकी बातें और अरुण के प्रति सबका विश्वास देख अब माही खुद के आंसू को रोक नहीं पा रही थी। सबके सामने तो संभाल लिया, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर था। सामान रख वो बिना किसी से कुछ बोले बाथरूम में घुस नल के पानी को छोड़ते हुए अपने आंसू को उसी पानी के साथ बहाने लगी। माही ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, लेकिन कब तक वो खुद को बाथरूम में छुपाती? क्या खुद को कहीं पर भी बंद कर किसी याद या बात को दिमाग से निकाला जाता है? नहीं, मेरे ख्याल से भी नहीं। कोई कहीं भी चुप जाए, कितनी भी दूर क्यों न चला जाए, जिससे हम बचकर भागना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमेशा हमारे साथ रहती है। बंद कमरे में भी वो अब आपका साथ नहीं छोड़ती और भीड़ में रहने के बावजूद भी आप उससे नहीं भाग सकते। आज ऐसी स्थिति माही की भी थी। सबकी नज़र से छुपकर माही बाथरूम में नल के पानी से अपने मुंह पर पानी के छींटे डाले जा रही थी, लेकिन आंखों के आंसू को रोक नहीं पा रही थी। अरुण का इतना बड़ा धोखा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी चिल्लाना चाहती थी, अरुण से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। उल्टा घर लौट कर आ गई। उसके जीवन के 20 साल कोई मामूली नहीं होता, किसी के जीवन में इतना लंबा सफ़र। अरुण से दूर रहने के बावजूद माही ने पूरे ईमानदारी से अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस घर को दिया था। अपने प्यार से इस मकान को घर बनाया, एक एक ईंट में प्यार का एहसास जगाया। आज सब उसे सिर्फ दीवारें ही नजर आ रही थीं। जिस दीवार में ना जाने कितनी यादों को समेट कर सजाया था, एक सेकंड में उसे सब पराया लगने लगा। अपनी माँ को इतनी देर बाथरूम में घुसा देख मयंक बाहर से बोला, माँ क्या कर रही हो इतनी देर? तुम ठीक तो हो ना? माही की आवाज़ गले से बाहर नहीं आ पा रही थी। मयंक को बोलना चाहती थी कि ठीक हूँ, लेकिन आवाज़ निकले तब ना। कुछ देर बाद भी आवाज़ ना आने पर मयंक फिर से बोला, माँ तुम ठीक हो? अब माही दरवाज़ा खोलते ही थोड़ी गुस्साई से, क्या बचपना है मयंक? थकावट महसूस कर रही थी इसलिए सिर पर पानी दे रही थी, चैन से सांस भी नहीं लेने देते। लेकिन मयंक को अपनी माँ की बात पर कुछ खटका लगा। फिर खुद को समझाते हुए कि थकान तो हुई है माँ को, माँ के पास जाकर बोला, माँ चलो मैं तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो ना। माही ने भी मना नहीं किया। आज उसका भी मन और जिया दोनों ही जल रहे थे। वो आंख मूंदे अपने पलंग पर लेट गई, लेकिन अरुण और निधि का चेहरा देखते ही आंख खोल देती। कुछ देर में मयंक भी ब्लैक कॉफ़ी लेकर आ गया, अपनी माँ के पास बैठते हुए। ये लो माँ, ये कॉफ़ी पी लो, मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी ना। मयंक को ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी हद तक पसंद है। खुद भी जब बनाता है तो अपनी माँ को भी देता है। मयंक की बात सुनकर भी माही ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जानती थी कि उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके आंसू उसका साथ ना देकर बाहर निकल आएंगे। माँ की थकान की सोचकर मयंक वहाँ से अपनी माँ को कमरे में अकेले आराम करने का बोलकर चला जाता है। आराम अब माही को कैसे करती वो आराम? अब दिमाग पर जोर देते देते दिमाग फटने को तैयार था। अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। मयंक तो समझदार था, लेकिन छुटकी, वो तो माँ के पास आकर इधर उधर की बातें बताने लगी। माही कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, लेकिन बोल भी नहीं पा रही थी। इधर निधि का मुंह भी फूला हुआ था। अरुण ने कई बार उससे बात करनी चाही, लेकिन निधि ने उससे एक दूरी बना ली। वो समझ चुकी थी कि अरुण जब भी मुंह खोलेगा झूठ ही बोलेगा। 5 साल लिव इन रिलेशन में रहने के बाद मंदिर में अरुण के साथ 2 वर्ष हुए उसे शादी को। कितनी आसानी से वो अरुण के झांसे में आ रही थी, एक एक बात पर आंख मूंदे भरोसा कर रही थी। सुबह वो औरत कौन थी? यह पूछने पर बात को बहुत घुमाने के बाद अंत में अरुण को सच्चाई बतानी ही पड़ी। अरुण हर महीने घर में पैसे भेजते थे। यह बात तो निधि को पता थी, क्योंकि अरुण के मुताबिक उसके माँ बाप उसके एक रिश्तेदार के पास रहते थे। निधि ने कई बार कहा था कि उसे भी अपने माँ बाप से मिलाओ, लेकिन अरुण ये कह देता था कि तुम बंगाली हो, इसलिए तुम्हें मेरे माँ बाप पसंद नहीं करेंगे। निधि भी वहीं काम करती थी जहाँ अरुण काम किया करता था। दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई। 5 साल एक साथ रहने के बाद 2 वर्ष हुए उन्हें शादी को। आज अरुण की हकीकत निधि के सामने थी, लेकिन निधि माही की तरह कमज़ोर नहीं थी। बड़ी आसानी से अरुण को धमकी देते हुए अपने सामानों के साथ वो घर छोड़ रही थी। आज की सुबह कितनों की जिंदगी से खेल गई।
अरुण अपने सिर पर हाथ पकड़ बैठ गया। बहुत मनाने की कोशिश की उसने निधि को, लेकिन सब बेकार। एक सेकंड में सब बदल गया। माही सबकी नज़र से खुद को बचाने की कोशिश करती रहती। 2 दिन बीतने को हुए, लेकिन माही की खामोशी एक ही तरह कायम रही। इस बात को कोई अगर नोटिस कर रहा था तो वो था मयंक। जब भी मयंक अपनी माँ से पूछता, तभी माही के अधर कांपते हुए कुछ बहाने बुनने शुरू कर देते। वो मयंक की नज़रों से दूर ही रहने का प्रयास करती। मयंक को बार बार यही लगने लगा कि यह उसकी वजह से ही हुआ है। उसने माँ के अंदर एक उम्मीद जगा दी थी पापा से मिलने की, जो पूरी नहीं हो पाई। शायद इसलिए माँ दुखी हैं। 3-4 दिन बीते ही थे कि अरुण ने इस घर में कदम रखा। अरुण के पांव रखते ही उसकी माँ पिताजी दोनों के ही खुशी से आंसू आंखें भर आईं। छुटकी भी पापा पापा की रट लगाए अरुण के आगे पीछे घूमने लगी। माँ तो माही से अपने बेटे की पसंद का कुछ बनाने को बोल लल्ला लल्ला कहकर उसके आसपास मंडराने लगी। बाबूजी ने शहर का हालचाल पूछा। कुछ देर बैठने के बाद उठकर अपने कमरे में चले गए। अरुण ने अपनी तिरछी निगाहों से कई बार माही को देखना चाहा, लेकिन माही को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सबको व्यस्त देख अरुण माही के पास भी गया, लेकिन माही ने अपना रास्ता बदल दिया। आज उसने वही बनाया जो उसे और उसके बच्चों को पसंद था। अरुण की माँ ने रात के व्यंजन को देख माही को कुछ खरी खोटी भी सुनाई कि इसमें से एक भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जो अरुण को पसंद है। लेकिन माही ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि एक माँ के लिए इतने महीनों के बाद अपने बच्चों को देखने की खुशी क्या होती है, उसे चाहे उसका बेटा उसके पास रहे या ना रहे। अरुण की माँ बाप की परवाह और जिम्मेवारी माही ही उठाती रही। फिर भी अपनी संतान तो अपनी ही होती है, इसलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। मयंक आज अपनी माँ के बदलते रवैये को देख रहा था। पापा आने की खुशी में जिस माँ के हाथ थकते नहीं थे, हजारों पकवान बनाने में जैसे दिन रात निकल जाते थे, 2 दिन में ही जो माँ 6 महीनों की कसर को पूरा करती थी, आज इतनी बदली बदली क्यों है। लेकिन मयंक ने अभी पूछना जरूरी नहीं समझा। वो जानता था कि उसकी माँ जो भी कर रही है, कुछ तो उसके पीछे बड़ी बात होगी। बस अपनी माँ के चेहरे को देखता और अपने पापा के चेहरे से कुछ आकलन करने की कोशिश करता कि कहीं दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं। रात के खाने के बाद अरुण अब जानता था कि माही इस कमरे में तो आएगी ही, तभी बात कर लूंगा। लेकिन माही के मस्तिष्क में कुछ और ही बात चल रही थी। अरुण कमरे में माही का वेट कर रहा था। छुटकी भी अपनी दादी के पास चली गई सोने। उसे दादी के पास ही सोना अच्छा लगता था। दादी के पास उसे हजारों किस्से सुनने को मिलते थे। और सबसे बड़ी बात, दादी अपने हाथों से छुटकी के सिर पर अपनी उंगलियों से हाथ फेरती हैं, जो छुटकी को बहुत पसंद है। मयंक भी अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। माही भी रसोई में बिखरे बर्तन को धोकर रसोई साफ करने लगी। सब काम निपटाकर माही मयंक के कमरे में जाकर बोली, मयंक, मैं आज यहीं सोना चाहती हूँ। यह सुनकर मयंक ने अपनी माँ की तरफ चेहरा किया। क्यों माँ, क्या हुआ? पापा से कुछ अनबन हुई है क्या? इतने बोलने भर की देर थी कि माही की आंख से आंसू झरझर बहने लगे। माँ बताओ ना, कुछ बात तो है जो तुम हमसे सबसे छुपा रही हो। क्या बात है? माही ने अपने कांपते होठों को दबाकर आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए, मयंक मुझे सोने दो, लाइट ऑफ कर दो बेटा, सिर दर्द से परेशान हूँ। मयंक अपनी माँ की दशा देख तो रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने माँ का कहना मान लाइट ऑफ तो कर दी, लेकिन नींद न माही को थी, न मयंक को, न अरुण को। उधर उस कमरे पर घड़ी की सुइयां देखता तो कभी दरवाजे की तरफ देखने में ही अरुण लगा था। बहुत देर के बाद जब माही नहीं आई तो अरुण उसे कमरे के बाहर खोजने लगा। कभी रसोई में देखता तो कभी बाथरूम की तरफ जाने लगा। उसकी माँ के कमरे में तो माही जाएगी नहीं, तो उसे अंदाजा हो गया था कि माही मयंक के कमरे में है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो माही को बुलाने की। मयंक के कमरे में माही अपने आंचल को अपने मुंह में दबाए हुए थी कि कहीं उसकी सिसकियां मयंक ना सुन ले। आज अरुण को देख उस दिन के घाव में फिर दर्द होने लगे। अब तक मयंक भी अंदाजा लगा चुका था कि माँ को कुछ तो हुआ है, जो बात भी बहुत बड़ी है। आज जो माँ उसको दिख रही थी, उसने कभी ऐसा रूप अपनी माँ का नहीं देखा था। माही के पास हजारों सवाल थे, जिसका जवाब उसे चाहिए था। अरुण ने उसका भरोसा तोड़ा था। वो इस घर में अब रहना नहीं चाहती थी। अरुण, जो दूर से उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेवारी एक बोझ लिए उठा रहा था, उस बोझ का बोझ अब माही भी नहीं उठा पा रही थी। मयंक और छुटकी के भविष्य का सोच वो कुछ निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। इस उम्र में उसे कौन नौकरी देगा? उसका जीवन तो रसोई में ही गुजर गया। इस दोनों बच्चों के साथ वो कहाँ भटकेगी? मायके में जाकर अपने सम्मान भी नहीं खोना चाहती थी। जानती थी कि मायके 2 दिन के लिए ही ठीक रहता है। शादी के बाद पति को छोड़ बच्चों के साथ वहां रहना भी मुश्किल ही होगा।
इन सब के बारे में सोचते हुए भी आज अरुण को सामने देखकर उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा था। 20 साल का साथ, 20 साल का प्यार, 20 सालों का एक दूसरे पर भरोसा, जैसे इन हाथों से सब रेत की तरह फिसलने लगा। हजारों सवाल थे माही के मन में। इस सवाल के दर्द का जवाब भी अब उसे ही खोजना था। माँ को करवटें बदलते देख मयंक को अंदाजा हो रहा था कि उसकी माँ की आंखों में नींद नहीं है। कुछ बात तो है जो माँ को परेशान कर रही है, लेकिन माँ अभी उसे बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे तैसे रात गुजर गई। रोज की तरह आज भी माही के दिन की शुरुआत रसोई से हुई। अरुण जानता था कि माही घर में सबसे पहले उठती है। रात से इसी समय का वो वेट भी कर रहा था। अरुण माही के पास जाकर, माही, नाराज हो मुझसे? लेकिन माही के कान के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। अरुण ने 2-3 बार उसे पुकारा, लेकिन माही अपने नित्य कर्म के काम करने में लगी थी। 2 दिन हो गए अरुण को आए, लेकिन माही ने उसकी एक भी बात नहीं हो पाई। अरुण जानता था कि माही अभी गुस्से में है, इसलिए सुन नहीं रही है। गुस्सा जब ठंडा होगा तो माही को उसके पास ही आना होगा। वैसे भी माही एक घरेलू महिला है जो सोच तो सकती है, लेकिन कोई फैसला नहीं कर सकती। इसमें और निधि में जमीन आसमान का अंतर है। 2 दिन के बाद अरुण तो चला गया, लेकिन ऑफिस में पहुंचकर आज उसे वहां का माहौल बिगड़ा दिखा। सब उसे बड़ी टेढ़ी नज़र से देख रहे थे। अरुण भी सबकी नज़रों को घूरने लगा, लेकिन उस बात से ज़्यादा उसका ध्यान निधि के केबिन में था। रोज की तरह वो ठीक आज भी वहीं थी, लेकिन आज कुछ अलग उसमें दिख रहा था। अरुण ने निधि के केबिन में जाने का सोचा। एक अच्छा सा मौका देख चला गया उसके केबिन के भीतर। अरुण अपने पति होने का हक दिखाते हुए, निधि, ये क्या तुमने सिंदूर नहीं लगाया? और जो हाथों में शाखा पोला पहना था उसे भी खोल दिया। जानती हो इसका मतलब? निधि गुस्से में, मेरी केबिन से बाहर निकलो तुम। अरुण बेशर्मी से, निकलूं मतलब? मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। तुम्हें इस रूप में देख सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या सोचेंगे? जिसने भी मुझसे पूछा मैंने सबको बता दी तुम्हारी असलियत। तुम एक धोखेबाज हो, यह सब जान गए हैं। अब अरुण को समझ में आया कि उसे क्यों ऑफिस में सब ऐसे घूर रहे थे। अरुण, मुझे कुछ तो समय तो देती निधि। इतनी जल्दी कैसे तुम सब कुछ खत्म कर सकती हो? तुम्हारा पति अभी जिंदा है और तुमने यह सिंदूर मिटा दिया। निधि गुस्से से लाल होते हुए, अरुण, अरुण, तुम्हारे होने या ना होने से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अनजाने में ही एक औरत के सिंदूर और उसके भरोसे को छीना है। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, नफरत के सिवा। मर चुके हो तुम मेरे लिए। निधि के इतने बोलने की देर थी कि मनीष ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज से ऑफिस के कई स्टाफ वहां चले आए। सब निधि को संभाल रहे थे, तभी निधि ने भी सबके सामने अरुण को भी थप्पड़ रसीद कर दिया। सबके सामने यह भी कह दिया कि उस पर धोखाधड़ी का केस भी करेगी वो। अरुण यह देख वहां से अपने तेज कदमों से बाहर निकल गया। इधर पापा के जाते ही रात को जब सब सोने चले गए तो मयंक अपनी बेचैनी के साथ माही के पास जाता है। माही भी कमरे की लाइट को ऑफ कर आंखें बंद कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन मयंक जानता है कि उसकी माँ की आंखें तो बंद हैं, लेकिन उसमें नींद की कोई गुंजाइश नहीं है। माँ, मयंक, तुम अभी इतनी रात को? सब ठीक तो है बेटा? सब ठीक है माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। माही जानती तो थी कि मयंक क्या पूछने वाला है, इसलिए बहाना बनाते हुए, मयंक सो जाओ, रात हो चुकी है बहुत। माँ, मैं जानता हूँ न तुम सो पाओगी और न मैं। उससे अच्छा है बात कर लेते हैं। माँ देखो, हमें जब भी कोई सवाल परेशान करता है तो हम भी तो आपके पास ही आते हैं, फिर उस समस्या का हल ढूंढते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो किसी बात से। मयंक के इतना बोलते ही माही खुद को अब संभाल नहीं पा रही थी। आंखों से पानी झरझर कर बहने लगा। होंठ कांपने लगे। बोलना तो चाह रही थी, लेकिन जुबान अब साथ नहीं दे रही थी। अपने हाथों से एक बार आंसू पोंछती और जुबान बस तेरे पापा पर ही अटक जाती। हाँ माँ, बताओ पापा क्या? ये कहते हुए मयंक की आंखें बस अपनी माँ की जुबान पर अटकी थीं, जो उसे रोता हुआ देख रहा था। मयंक इतना तो समझ गया था कि यह बात बहुत बड़ी है और पापा से रिलेटेड है। अब उसके मन में भी अपने पापा के लिए कई प्रश्न घूमने लगे कि पापा ने आखिर किया क्या है जिससे माँ की हालत ऐसी हो गई है। कुछ देर में मयंक को पकड़ कर मुश्किल से माँ ही बोल पाई, तेरे पापा ने हम सबको धोखा दिया है। सब आज मयंक के सामने था। सच आज मयंक के सामने था। जो भी माही ने देखा था उसे सब बता दिया। मयंक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसा भी कर सकते हैं। माही उसे बोलती हुई कितनी सिसकियां भर रही थी, लेकिन मयंक कुछ देर तक बिल्कुल शांत था। अचानक एक प्रश्न अपनी माँ के सामने रखते हुए, माँ, तुम क्या चाहती हो वो बताओ। यह प्रश्न सुनकर मयंक माही की तरफ देखते हुए, मैं समझी नहीं।
हाँ माँ, तुम क्या चाहती हो? ऐसे रो कर पापा से बिना बात किए दिन काटना चाहती हो कि कुछ सोचा है अपनी ज़िंदगी के बारे में? मयंक का प्रश्न सुन माही भी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर सच में वो क्या चाहती है। लेकिन मयंक की बातें सुन अपनी बात रखते हुए माही बोली, मैं अब तेरे पापा के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तेरे दादाजी और दादी जी से भी एक गहरा रिश्ता है मेरा। उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? उन्हें छोड़ जाना भी तो आसान नहीं है। इन दोनों की बातें कोई था जो सुन रहा था। अपने बेटे की धोखेबाजी और बहू का उसके प्रति प्यार और विश्वास सब उनकी आंखों के सामने था आज। माही रोते हुए, मयंक, मुझे तो कुछ भी नहीं आता जिससे मैं तुम सबकी जिम्मेवारी उठा सकूं। मैं क्या कर सकती हूँ बता? मयंक के पास अभी इसका जवाब नहीं था। कुछ बात कुछ फैसलों के साथ अधूरी रह गई दोनों के बीच। रोज की तरह माही सुबह अपने कामों में व्यस्त थी। अब नींद गायब थी तो मयंक की, क्योंकि वो अपनी माँ को उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की लड़ाई में उसका साथ देना चाहता था। लेकिन उसकी उम्र ही इतनी छोटी थी कि वो कुछ नहीं कर सकता था। इधर निधि के रवैये को देख माही का भरोसा जीतने की कोशिश करने फिर से अरुण ने घर आने का सोचा। निधि ने एक झटके में ही अपनी जिंदगी से उसका वजूद खत्म कर दिया, लेकिन उसको माही पर पूरा भरोसा था कि वो निधि की तरह नहीं है। बहुत सोच विचार कर फैसला लेती है। मेरे पास आने को छोड़ उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ उसकी थकान देख अपने आंचल से उसके पसीने पोंछने लगी। लेकिन उसके पिताजी को अरुण का आना पसंद नहीं आया, क्योंकि रात को उसके पिताजी ने ही अपनी बहू और पोते की बात सुन ली थी। अरुण की नज़र अब माही के चेहरे पर थी। उसकी मांग अब भी सजी हुई थी लाल सिंदूर से। यह देख अरुण के चेहरे ने एक अहंकार की हंसी साफ झलक रही थी। अरुण को देख मयंक और माही दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मनोभाव को देखते हुए उसके ससुर अरुण से, यहाँ आज फिर अचानक आने की वजह? अरुण ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, बहुत दिन हो गए अपने परिवार से दूर रहा हूँ। अब कुछ समय अपनी पत्नी और बच्चों को देना चाहता हूँ। लेकिन उसके पिताजी ने गुस्साई भरी नजरों से माही का साथ देते हुए कहा, कितनी सफाई से झूठ बोल जाते हो तुम। मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा कभी सोचा नहीं था मैंने। अरुण की माँ अपने पति की बातों पर गुस्सा होते हुए, काहे को हमारे अरुण को नालायक बता रहे हो? दिन रात वो अपना खून पसीना जलाता है, 2 वक्त घर की रोटी उसे नसीब नहीं होती। अब जब वो हम सबके साथ रहने आया तो तुम सब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? ससुर ने सबके सामने ही अरुण की असलियत सबको बता दी। मयंक और माही को समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे पता। तब वो रात वाली सब घटना बताने लगे कि उन्होंने उन दोनों की बातों को सुन लिया था। अरुण भी कम नहीं था। आज उसने फिर घटियापन का परिचय देते हुए सबके सामने अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी, आप इस गंवार औरत का पक्ष ले रहे हैं। इसे तो घर में बैठ मगरमच्छ के आंसू बहाना ही आता है। आप भी शायद भूल रहे हो कि आपका सगा मैं हूँ, ये नहीं। अरुण के पिताजी, यह तो मेरी किस्मत है कि तुम मेरे सगे बेटे हो। शायद इसलिए अब तक यहीं खड़े हो। कोई और होता तो धक्के मारकर बाहर निकाल देता। अरुण झुंझलाते हुए, आपको अब यह प्यारी हो गई? प्यारी तो वो शुरू से ही थी, इसीलिए तो उसे इस घर की बहू बनाया था। लेकिन खर्चा तो मैंने उठाया ना इस परिवार का। अरुण, सोच समझकर बात बोला करो। मुझे अभी पेंशन मिलती है। तुम जो भेजते हो, जरा बहू से पूछना तो उससे क्या सब सही से चल जाता है। कितनी बचत से यह इस घर का खर्चा चलाती है। अरुण अपनी माँ की तरफ देखते हुए, माँ, देख रही हो पिताजी कैसे बात कर रहे हैं, इस औरत की तरफदारी कर रहे हैं। अरुण की बातें सुन माही ने मयंक को छुटकी के साथ बाहर जाने को कहा। मयंक के गर्म खून को माही पहचानती थी। अपनी माँ के बारे में अपशब्द सुन उसका खून भी खौल उठेगा। कहीं मयंक और अरुण में ही बहस न हो जाए, इसलिए उसे बाहर जाने को कहा। अपनी माँ की बात सुनकर मयंक बाहर तो चला गया, लेकिन उसका खून सच में खौल रहा था। छुटकी, जो अब भी अपने माँ पिताजी के इस पहलू से अनजान थी, कई प्रश्नों के साथ मयंक को परेशान कर रही थी। जज्बात में तुम उस इंसान के साथ गलत मत कर देना जिसने इस परिवार को अपने परिश्रम से सींचा है। तुम्हें आज तक एक गिलास पानी की जरूरत भी होती है तो तुम किसे आवाज देती हो? याद जरूर कर लेना। आंखों में फरेबी बेटे की ममता का पर्दा हटाकर सच्चाई का साथ देना। अपने पति की कठोर लेकिन सच्चाई भरी बातों को अरुण की माँ भी झुठला नहीं सकती थी। माही का एक एक कतरा पसीना बहा है इस परिवार में। अपनी माँ को इस तरह चुप देखते देख अरुण, माँ बताओ चुप क्यों हो? तुम मेरे साथ हो कि इस औरत के साथ? तभी अरुण की माँ अरुण के गाल पर थप्पड़ देते हुए, अरुण, क्या तब से ये औरत औरत लगा रखा है? माही नाम है उसका कि यह भी भूल गए?
तुम्हारे बच्चों की माँ है वो। अरुण तेजी से माही का हाथ खींचते हुए उसे कमरे में ले गया। आज माँ ने तुम्हारी वजह से मुझ पर हाथ उठाया। तुम अपनी औकात मत भूलो, मेरे टुकड़े पर पलती हो तुम। अगर मैंने ये पैसा देना बंद कर दिया ना, तब समझोगी, यह अकड़ सब निकल जाएगी। अरुण को यह बोलते देख माही मयंक के कमरे में चली गई। मयंक ने अपने पापा की बात को सुन लिया था। अब अरुण की बातों से माही के आंसू बह नहीं रहे थे। आज अपनी आत्मसम्मान की चोट को उभारने का वक्त था। इस इंसान के साथ उसका यहाँ रहना मुश्किल था। मयंक ने भी माँ से कुछ नहीं कहा। वो ठीक कर चुका था कि माँ जो भी फैसला करेगी उसका साथ देगा, अपनी माँ के आत्मविश्वास को टूटने नहीं देगा और ना ही पिताजी के सामने हाथ फैलाने को बोलेगा। माही के साथ साथ अब मयंक भी अपनी माँ के लिए सोच रहा था। रात को अपने ससुर के कमरे में जाकर अपना फैसला सुनाती हुई माही, बाबूजी, अब इस घर में मेरा रहना नहीं हो पाएगा। मैं बच्चों के साथ जाना चाहती हूँ और उनके साथ नहीं रहना चाहती। माही, क्या बोल रही हो? छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। लड़का जात है वो, बाहर रहता है, भूल हो गई उससे, भटक गया एक बार वो। औरत जात का तो काम ही है पर्दे में अपने पति की भूल को छुपाकर उसके साथ चलना। बाबूजी, शायद मेरा जाना ही बेहतर होगा। ये कहकर बात को आगे न बढ़ाते हुए माही चली तो गई, लेकिन नींद किसी की भी आंख में नहीं थी। सुबह जब उठी तो दरवाजा खुला था। शायद अरुण जा चुका था। अरुण के जाने के बाद उसके ससुर ने माही को जाने नहीं दिया। बुढ़ापे में अपने पोते पोतियों से उसे दूर न करने को कहा। माही रहने तो लगी, लेकिन अब उस घर को अपनाने में उसे दिक्कत आ रही थी। जिससे कभी एक गहरा रिश्ता कायम था, आज परायेपन का एहसास हो रहा था। उसके ससुर माही का उदास चेहरा देख उनकी तबीयत खराब रहने लगी। वो जानते थे कि माही का यूं अचानक निकलना उसके और उसके बच्चों को काफ़ी भारी पड़ेगा। उन्होंने मोह माया की बातों से माही को घर में रख तो लिया था, लेकिन अरुण के लौटने पर वो यहाँ नहीं रहेगी, यह समझ चुके थे। वो सब अभी अपने में ही परेशान थे कि उनकी पड़ोसी, जिनसे उन सबका काफ़ी हद तक उठना बैठना था, माही के पास आती रहती थी, जो माही की उम्र की ही थी। माही के भोलेपन की वजह से कई छोटे मोटे काम करवा लेती थी। माही भी उसकी हर काम बहुत ही सुंदर तरीके से करती थी। इस बार फिर से वो बोली, माही, मैं एक प्रॉब्लम में पड़ गई हूँ। माही, जिसने अरुण की करतूत के बारे में अभी तक बाहर वालों को नहीं बताया था, उसके सामने भी हिम्मत बांधे हुए बोली, अब किस प्रॉब्लम में फंस गई मेरी बहन? पड़ोसन, मेरी बेटी का जन्मदिन है कल। तुम्हें तो पता ही है, इस बार तुम ही खाना बना दो प्लीज, क्योंकि जो खाना बनाने आती हैं वो इस शहर में नहीं है और इतनी जल्दी कोई और मिल नहीं रही। तुम तो जानती हो कि मैं इतना कुछ संभाल नहीं सकती। 50 लोगों का खाना बनाना है, मुझसे नहीं होगा। मेरे हाथ का खाना तुम्हारे भैया को ही पसंद नहीं, तो उन सबको क्या खाक पसंद आएगा? अगर तुम बना दोगी तो। माही, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे घर में नहीं, अपने घर में ही बनाऊंगी, तुम ले जाना। वो पड़ोसन भी बहुत खुश होकर चली गई। माही के मन में अब एक नए विचार ने जन्म लिया। उसने मयंक को पड़ोसन वाली सब बात बताई और यह भी कहा कि अगर वो होम डिलीवरी का बिजनेस चला ले तो कुछ पैसे आ जाएंगे। मयंक, जो आज मोबाइल के हर टेक्नोलॉजी को जानता था, अपनी माँ की बात सुन अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। अब उसका ध्यान अपनी माँ की बातों पर नहीं था, वो कुछ अलग ही करने की तैयारी करने लगा। दूसरे दिन जब उसकी माँ पड़ोसन के लिए रात को डिनर की तैयारी कर रही थी, तो उसने हर खाने के आइटम को अपने मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू किया। माही अब भी अनजान थी कि मयंक के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बार बार पूछा कि उसे आज अचानक वीडियो की क्या सूझी, लेकिन मयंक ने बस यही कहा कि उसका मन हो रहा है आज वीडियो बनाने का। माही जानती थी कि मयंक मोबाइल में ही पड़े रहता है, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सबने माही के हाथ की खाने की तारीफ कर रहे थे। सबकी बातें सुन मयंक को एक उम्मीद नजर आ रही थी। वो रात में बैठकर कुछ न कुछ मोबाइल पर करने लगा। अब तो रोज की ही बात हो गई। मयंक और छुटकी रोज ही कुछ न कुछ फरमाइश करते कि यह बनाओ वो बनाओ। उसकी माँ जब भी बनाती, बस मयंक उसे अपने मोबाइल में कैप्चर करता। माही अब अपने बेटे की इस नई हरकत से परेशान थी। उधर अरुण एक ही ऑफिस में निधि के साथ काम तो कर रहा था, लेकिन ऑफिस में अब उसकी कोई इज्जत नहीं बची थी। उस पर निधि के लगाए गए आरोपों का सामना करना पड़ रहा था। घर में पैसे भेजना तो उसने बंद ही कर दिया था, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं से पैसे के अभाव में माही उसके पास लौटकर आएगी ही। अचानक से एक दिन माही की सासू माँ अपने पति से, 8 महीने हो गए उस बात को, लेकिन मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, ना ही फोन करता है। जरा आप फोन करके पूछ तो लीजिए। अपनी पत्नी की बात को सुन उसे गुस्से भरी नजरों से देखते हुए, उसने कभी तुम्हारी परवाह की है? क्या बोल कर गया है कि हम उसके पैसे खाते हैं? अपनी पत्नी, बच्चे, उसकी जिम्मेदारी जो नहीं उठा सकता, उस नालायक इंसान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अरुण ने माही को झुकाने के लिए
उनका खर्चा बंद तो कर दिया, लेकिन मैं माही को जानता हूँ, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई है तुम्हारे बेटे ने। मैंने माही के नाम से एक फ्लैट खरीदा है, अगर वो जाना चाहे तो जा सकती है, अब उसे रोकूंगा नहीं। अपनी पति की बात सुनकर अब अरुण की माँ भी चुप थी। वो रोज ही देख रही थी माही को। अरुण को माफ करना उसके लिए अब मुश्किल था। इस घर में उनकी जिद की वजह से वह तो रही थी, लेकिन अब बस सब एक जिम्मेवारी का एहसास था। सच भी है, मयंक और छुटकी की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उसके ऊपर भी तो खर्चा रहता है। कुछ महीनों से बहुत ही मुश्किल से कट रही थी उन सब की। पहले की बचत से ही अब तक चलाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन अचानक से नींद खुलते ही मयंक अपनी माँ को गले लगाते हुए उसका पागलपन देखकर सब उससे पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। मयंक ने सबके सामने ही अपने मोबाइल को खोलते हुए दिखाया कि उसकी माँ की वीडियो फेमस हो चुकी है। अब उसके 11,000 सब्सक्राइबर हैं। माही को इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अपनी माँ की वीडियो में सब कमेंट को मयंक पढ़कर सुना रहा था कि सबको उसकी रेसिपीज पसंद आ रही हैं। उसे एक ब्रांड ने पसंद भी किया है। उसके अकाउंट में 3,000 रुपये जमा हो चुके हैं। महक को मयंक की बात अब भी समझ नहीं आ रही थी। माही को घर में सब मयंक की बात को समझना चाहते थे, लेकिन छुटकी के अलावा कोई समझ नहीं पा रहा था। तब मयंक ने बताया कि वो मम्मी की रेसिपी भारतीय व्यंजन का वीडियो बनाता था ना, और उसे यूट्यूब फेसबुक पेज पर पोस्ट करता था। शुरू शुरू में यह इसलिए नहीं बताया कि पहले उतना चल नहीं रहा था। इसको पॉपुलर होने में समय लगता है। इन 9 महीनों में यह गाड़ी चल पड़ी। अगर माँ इसी तरह वीडियो बनाए, नई नई रेसिपी इस यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करेंगी तो माँ को इसके लिए पैसे मिलेंगे। आज माँ के अकाउंट में 3,000 आए हैं। अगर इसी तरह पसंद करने लगे तो यह 25 से 30,000 भी हो जाएंगे। इतना बोलने की देर थी कि माही के आंसू बहने लगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो भी कुछ कमा सकती है, लेकिन मयंक ने उसके रास्तों में एक नई उम्मीद जगाई है। आज छोटी रकम ही सही, लेकिन यह उसकी खुद की थी। खुशी के आंसू बहते देख मयंक ने उसे गले लगा लिया। आज 2 वर्ष होने को आए हैं। माही जो काफ़ी टाइम से अब वीडियो बना रही है, अब खुद मोबाइल में व्यस्त रहती है। उसने भी बहुत कुछ सीखा है उससे, जिसकी वजह से अब पहले और अब की माही में काफ़ी बदलाव आए हैं। माही का पहनावा, उसका आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। माही इस घर का खर्चा अब अच्छी तरह से चला रही थी। मयंक और छुटकी की पढ़ाई भी अपने हिसाब से आगे बढ़ रही थी कि फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक देख सबको हैरानी हुई। माही ने ही दरवाज़ा खोला था। माही के बदलाव देख अरुण की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस माही को वो जानता था और इस माही के चेहरे और पहनावे में काफ़ी अंतर है। माही ने जैसे ही देखा कि सामने अरुण है तो अपने कमरे में चली गई। अरुण की हालत बिगड़ चुकी थी। दुबला पतला शरीर, आंखें धंस चुकी थी। अपने बेटे की इस स्थिति को देख उसकी माँ उसे अपने कमरे में ले गई। जहाँ अरुण को देख उसकी माँ की भी आंखें नम थीं, तो वहीं अपनी माँ की उजड़ी मांग को देख उसे समझते देर ना हुई कि उसके बाबूजी नहीं रहे। उसकी माँ ने बताया कि उसने जो माही के साथ किया, उस सदमे को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उस गम के साथ उसने दुनिया भी छोड़ दिया। माही को कब का घर छोड़ देती, लेकिन मुझे अकेले कैसे छोड़ती। तेरी गलती की वजह से तेरे बाबूजी ने अपना सब कुछ माही के नाम कर दिया है। लेकिन आज अरुण को इस बात का अफसोस नहीं था कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। निधि ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। न नौकरी रही, न इज्जत। कई महीने जेल की सलाखों के पीछे गुजार कर आया है अरुण। आज भी बहुत शर्मिंदा है कि उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। माही जानती थी कि अपने बेटे की चाहत एक माँ कैसे भूल सकती है। अब उसका बेटा आ चुका है। अब इस घर में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शाम को मयंक और छुटकी के आने के बाद माही ने उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसकी सास यह सुनकर, माही, मैं जानती हूँ कि तुम अरुण को माफ़ नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं, लेकिन अपने बाबूजी का आशीर्वाद लेते जाओ। माही समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सास क्या बोलना चाहती है, लेकिन उसने एक चाबी माही के हाथ में रख दी, ये कहकर कि बाबूजी ने तेरे लिए एक फ्लैट खरीदा था और उनकी इच्छा थी कि कभी अरुण आने के बाद अगर तुमने घर छोड़ा तो तुम उस फ्लैट में रह सकती हो। माही ने नम आंखों से अपने उस घर और सास से विदा लिया और उसके पीछे से देखता रह गया अरुण, लेकिन आज उसे रोकने की हिम्मत उसमें नहीं थी।